Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lanka classes. So today is our third lecture on the atoms and the molecules, which is the third chapter of your class 9th chemistry बेटा. तो बेटा जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे. दैट इज अगर हमने देखा हुआ था कि जो हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल होता है तो जो ये मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं. एक को क्या बोलते हैं एक्सीलेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं कंपाउंड. हमने बेटा ये बात देखी हुई थी कि जब दो या दो से ज्यादा सेम और द आइडेंटिकल एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो बेटा वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, वहां पर फॉर्म हो जाता है एलिमेंट, ना कि मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल ही तो है ना ऑलरेडी वो. और जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते तो वो क्या फॉर्म करते हैं एक्सीलेंट, वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड. फिर मैंने आपको बेटा ये बात बताई हुई थी कि ये जो हमारे पास एटम जब होते हैं चाहे वो सेम हो या चाहे वो डिफरेंट हो, जब वो उनका आपस में कंबाइन हो जाना वो क्या कहलाता है बेटा एक्सीलेंट, वो कहलाता है केमिकल कॉम्बिनेशन. और मैंने आपको बोला जो ये केमिकल जो ये एटम्स कंबाइन करते हैं आपस में, जिसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा कहते हैं, वो कोई आसान काम नहीं है. वो कोई आसान काम बेटा वो नहीं है. जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है एटम्स की, जब एटम्स कंबाइन होते हैं जो रिजल्ट करता है इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, जो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं जो रिजल्ट करता है इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, वो कोई आसान बेटा चीज नहीं है. केमिकल कॉम्बिनेशन कोई आसान चीज, इट बेसिकली रिजल्ट्स इन अ सॉर्ट ऑफ एक रिएक्शन में ये बेसिकली रिजल्ट करता है और जिसको बेटा आप नाम देते हो एज द केमिकल रिएक्शन. उस चीज को क्या हम बेटा नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन. तो फिर उसमें मैंने ये चीज भी बेटा आपको क्लियर किया हुआ था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. उसमें मैंने आपको बोला कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है. जैसे कि हमने बेटा देखा हुआ था कि अगर हमारे पास पेपर होगा, पेपर को अगर मैं बर्न कर लूंगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा ऐश में. दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ऐश को मैं वापस क्या लाऊं पेपर में. So, जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट हो जाती है, दैट रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. एक्सीलेंट, शाबाश. अब जो ये एटम्स का कंबाइन हो जाना जिसको हम नाम देते हैं बेटा एज द केमिकल कॉम्बिनेशन. कुछ लॉज होते हैं जो इस चीज को गवर्न करते हैं. कुछ लॉज होते हैं जो हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं गवर्न, और उन लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि मैंने 5 आपको बोले हुए थे, बस 2 ही हमको अभी 9th में पढ़ने हैं. लॉज बेटा क्या क्या है? नंबर 1 लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, नंबर 2 लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन, नंबर 3 गैलोसियस लॉ ऑफ द गैसेस वॉल्यूम्स, नंबर 4 लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन, और 5वां लॉ था एवोगाड्रोस लॉ. मुर्तजा कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पर? कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? तो हमको सिर्फ चर्चा 2 पर करनी है, 2 लॉज पर करनी है. नंबर 1 दैट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, एंड नंबर 2 दैट इज द लॉ ऑफ द डेफिनिट और द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो उठाने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एग्जाम स्कूल के एग्जामिनेशंस में ये बेटा आ सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गिव द 2 लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपके 9th स्टैंडर्ड में है बेटा जी. ठीक है बेटा. तो स्टार्ट करने जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बेटा जी लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास को स्टार्ट करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे मेरे जिगर का टुकड़ा एक बात कहना चाहता हूं. और वो बेटा जी बात एक ऐसी है कि लॉ अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके स्कूल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, अगर उनमें सवाल किया गया जो लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन है वो किसने दिए हुए थे, समझना पहले मेरी बात. अगर आपको सवाल आ गया जो लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन है, किसने सबसे पहले इस पर काम किया और पहला लॉ फॉर्मुलेट कर दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ एक साइंटिस्ट, उसका नाम था एंटोनी लेवोजियर. क्या था? एंटोनी लेवोजियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, या जिसने एक इंट्रोड्यूस करवाया हमको ये लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन. लेकिन जब हम अब बात करते हैं बेटा पहले लॉ की, दैट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास. ठीक है बेटा. तो सबसे पहला वाला पॉइंट इसमें ये आता है कि ये लॉ किसने दिया है, ये लॉ किसने दिया है. सो मैं लिखूंगा बेटा ये यहां पर, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय
प्रपोज्ड का मतलब है कि ये दिया किसने था ये लॉ, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी। बेटा पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला जो एंटोनी लेवोजियर की स्पेलिंग है इसको आप देख भी सकते हो किताब से, क्योंकि शायद 100% यहाँ पर करेक्ट नहीं होगी स्पेलिंग, फिर भी आप वो देख सकते हो, लेवोजियर। तो जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास है बेटा वो किसने दिया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय द एंटोनी लेवोजियर। बेटा इस लॉ को और आगे जाने से पहले क्या बड़ी फर्क मैंने पहले लेक्चर में भी बोली, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स में फर्क क्या होती है, जो वो बोलते हैं वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, यार साइंटिस्ट की जो है वो 100% करेक्ट होता करेक्ट, एक्सीलेंट जगह आपने बराबर सही बात बता दी। और वो साइंटिस्ट जो है वो देते हैं बाज़ाब्ता एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, फिलोसोफर्स के पास प्रूफ नहीं होता है, फिलोसोफर्स के पास प्रूफ नहीं होता है, इन साइंटिस्ट्स के पास बराबर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है, क्योंकि इनको कल सवाल किया जाएगा अगर आप कोई बात बता रहे हो ये किस बिना पर बता रहे हो, तो उस बिना को स्टैंड करने के लिए इनको कोई ना कोई परफेक्ट प्रूफ देना पड़ता है कि जिससे बंदा मोटिवेट हो जाएगा, हाँ जी वाकई ये बात है, हाँ जी वाकई ये बात है। तो दिस लॉ वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय द एंटोनी लेवोजियर। अब सवाल है आपका भी दिमाग में क्वेश्चन एक होगा, सर ये लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास हमको क्या बोलता है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास हमको क्या बोलता है। तो बेटा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमको बोलता है उस चीज को पहले मैं यहां पर डेफिनेशन की सूरत में लिख लूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बता देता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, आप भी लिख लो और बेटा जी पेन और कॉपी को आगे रख लो, आप भी नोट डाउन कर लो। दिस लॉ स्टेट्स that mass of reactants is always equal to mass of products in a complete chemical reaction. That is, mass can neither be created nor destroyed. This is beta what this law states. उतारो बेटा, शाबाश। समझो बेटा पहले मेरी बात, अब समझो ये लॉ हमको बोलता तो क्या बोलता है, इसको मैं एक एक चीज आपको बेटा समझाऊंगा, बट फुल कंसेंट्रेशन मेरी ओर रख लेना। दिस लॉ स्टेट्स दैट, यानी इस चीज का मतलब क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट का मतलब है कि ये लॉ हमको क्या बोलता है, ये लॉ हमको तवकीर क्या बोलता है, क्या बोलता है हमको ये लॉ, ये लॉ हमको बोलता है मास, मास माने वजन, वजन मैटर की कितनी क्वांटिटी किस चीज में प्रेजेंट है। दिस लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स, बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो हाँ जो चीजें आपस में रिएक्ट करती है और जो कोई चीज बना लेती है, ठीक है, जैसे कि A प्लस बी गिव्स फॉर एग्जाम्पल सी, तो A और B क्या है, C क्या है, एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश, बहुत ही अच्छी बात। दिस लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट्स का मास, उनका वजन, उनका लेकिन A का नहीं, सारे रिएक्टेंट्स का वजन, सारे रिएक्टेंट्स का वजन। दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो उन रिएक्टेंट्स का क्या होगा, वजन होगा, मास होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो हमको फिर प्रोडक्ट मिल जाएगा उसका वजन और रिएक्टेंट्स का वजन आपस में हमेशा सेम होगा, लेकिन किसमें, इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। मैंने क्यों यहां पर वर्ड यूज कर दिया कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आधी ही रिएक्शन हुई होगी और बेटा जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो अभी फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, तब नहीं हो सकता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स।
क्यों? क्योंकि वहां पर अभी कंप्लीट तो नहीं हुए होंगे, कुछ रिएक्टेंट्स यहीं से भी ज्यादा होंगे और मुझे कुछ प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे वहां से, तो उनका मास इन मास के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा प्रोडक्ट्स का। इसलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज कर दिया कंप्लीट। यानी दिस लास्ट स्टेट इज दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स का मास है वो ऑलवेज इक्वल होता है, बराबर होता है मास ऑफ द प्रोडक्ट्स को, लेकिन कहां पर? इन अ कंप्लीट। और वो भी कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इट इज टू बी सीन दैट दिस लॉ फेल्स इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो कि आपके अभी सिलेबस में यहां पर नहीं है। यू हैव टू स्टडी दैट इन द एटम्स एंड द न्यूक्लियर, क्लास 11th फिजिक्स में आपको वो चीज देख लेनी है। वो आप अभी उस चीज में यहां पर अपना परेशान मत करो, बट मुझे कहने यहां पर एक चीज आप सिर्फ दे दो कि इसीलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज कर दिया केमिकल रिएक्शन, इसलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज कर दिया केमिकल रिएक्शन। यानी दिस लास्ट स्टेट इज दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, लेकिन किसमें? इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में। एक पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जब हुई होगी, दैट इज, इसी लॉ का दूसरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीज है कि मास को ना तो आप क्रिएट ही कर सकते हो, क्रिएट का मतलब क्या? कोई नया मास आप बना भी नहीं सकते हो, और नहीं तो आप मास को घटा भी सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। जो रिएक्टेंट्स का मास है, एक पूरे कंप्लीट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का मास भी उतना ही होगा। यानी सर हमको थोड़ा आसानी से समझा दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक रिएक्शन है, ए कोई चीज है, वो मिल रहा है किसी चीज बी के साथ, और सपोज वहां पर मुझे मिल रहा है एक चीज, एक ए बी। सपोज अगर ए बी का मास x ग्राम्स है, समझना बेटा मेरी बात, अगर ए बी का मास बराबर इस ए प्लस बी का इकट्ठे, जब मैंने कंबाइन करके मास ले लिया तो x ग्राम्स है, ए बी का भी मास x ग्राम्स ही होगा। ताउकीर, ए बी का भी मास कितना होगा? ना तो वो x ग्राम से 1 पॉइंट ज्यादा होगा, ना तो वो 1 पॉइंट कम होगा, लेकिन कब? इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। ना कि आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो अधूरी होगी, ना, तब नहीं। इट शुड बी द फुल 100% कंप्लीट रिएक्शन, तब आप वो, इसीलिए आई एम बेसिकली आई एम पुटिंग द मोर एम्फेसिस ऑन दिस वर्ड कंप्लीट। Make your concept always clear, make your concept always sound. If your concepts are always clear and the sound, that is the only way by which you can compete among any student of the Kashmir or every student of the India. But make your concepts clear. If you are not having your concepts clear, then it's much hard luck for you to compete in the competitive examinations. इसीलिए बेटा बात बता रहा हूँ, और एक बार रिपीट करूंगा इस लॉ को। सो क्या बता देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास? ये हमको बता देता है कि दिस लास्ट स्टेट इज दैट जो मास होता है रिएक्टेंट्स का, वो हमेशा बराबर होता है टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स का, लेकिन कब होगा बराबर? एक कंप्लीट रिएक्शन जब बेटा होगी। दैट इज, जो मास जो होता है, ना तो इसको आप क्रिएट ही कर सकते हो और ना तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और वो एक कोई प्रोडक्ट दे रहा है ए बी, ए प्लस बी को जब मैंने मास किया, सपोज वहां पर वो कुछ x ग्राम्स निकले, और जब मैंने ए बी को भी ये कर दिया, इसका मास मैंने चेक कर दिया, लेकिन कब कर दिया चेक? जब 100% रिएक्शन हुई होगी, तब यहां पर भी मुझे इसका जो मास है वो x ग्राम इसी बेटा मिल गया। ठीक है बेटा, अब जब आपको लॉ आया समझ, आपको लॉ में कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली बेटा, आई ऑल्सो विश दैट यू वोंट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस लॉ। लेकिन चूंकि एंटोनी लेवोइजियर क्या था? एंटोनी लेवोइजियर क्या था? साइंटिस्ट। इसको वक्त के लोगों ने बोला, अगर आप इस लॉ को फ्रेम कर रहे हो, आपने एक लॉ दे दिया, क्या इस लॉ का कोई प्रूफ है? उसके बगैर तो ये चीज नहीं चलती, बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज नॉट अ फिलोसफर। इसने बोला हाँ जी मैं प्रूफ एक दूंगा, और वो प्रूफ क्या है वो बेटा जी आपको इसके बाद समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द प्रूफ ऑफ दिस लॉ। अब देखो बेटा, प्रूफ ऑफ
प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास. इट वाज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. क्या था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था. बेटा क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था? हाँ जी मैं समझाऊंगा क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था. समझो बेटा मेरी बात. इसने क्या किया बेटा, इसने ले लिया एक कॉनिकल फ्लास्क. एक क्या ले लिया? मैं दिखाऊंगा ना कैसी होती है कॉनिकल फ्लास्क. एक ऐसी कॉनिकल फ्लास्क इसने ले ली. इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉनिकल फ्लास्क. इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क. इसने कॉनिकल फ्लास्क ले ली. इस कॉनिकल फ्लास्क में इसने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया. क्या ले लिया? टेस्ट ट्यूब. एक ये देखो ऐसा, लेकिन जो ऊपर से पूरा बंद था. क्या था? बंद 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 था टेस्ट ट्यूब. इसने टेस्ट ट्यूब ले लिया. ये जो टेस्ट ट्यूब था ये लटक रहा था. क्या कर रहा था? किसकी मदद से? एक थ्रेड की मदद से. धागा जिसको आप बोलते हो. सवाल है किसके साथ लटक रहा था? थ्रेड लटक रहा था एक कॉर्क के साथ. कॉर्क क्या होता है? एक छोटी राउंड बॉल जैसी हुई होती है जो इसमें बंद हुई होती है इस कॉनिकल फ्लास्क में. ऐसी बॉल है कॉर्क. इसको बोलते हैं कॉर्क. क्या बोलते हैं? कॉर्क. ये ढक्कन जैसा होता है और इसी ढक्कन को एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ये होता है स्टैंड होता है नीचे से, और इस थ्रेड इसी स्टैंड के साथ क्या था? अटका था, लटका हुआ था इसके साथ. यानी जो ये दागा, एक किसी दागा किसी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, ये मान लो टेस्ट ट्यूब, ये मार्कर गुबरा, ये मार्कर मुझे किसी चीज के साथ अगर लटकना है, किसके साथ लटकूंगा? कोई ना कोई थ्रेड होगी और यहां से भी कोई चीज जिससे बंद होगा. सिमिलरली मेरे पास यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है. ये टेस्ट ट्यूब जो है ये किसी थ्रेड की मदद से किसी एक कॉर्क के साथ क्या है? लटका बंद है. अब आप बोलोगे कॉर्क किसके साथ बंद है? कॉर्क है ना बेसिकली एक गोल, लेकिन जिसका नीचे वाला एंड इसमें फंसा हुआ है कॉनिकल फ्लास्क में. जिसका जो नीचे वाला एंड है वो कॉनिकल फ्लास्क में फंसा हुआ है, बंद है. ठीक है बेटा, हुई ये बात. सो दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज अ थ्रेड. और यहां पर एक कॉर्क है और यहां पर कॉर्क है. ठीक है बेटा. अब क्या इसने किया? समझो बेटा मेरी बात. ओके, जो हमारे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है, क्या है? इस कॉनिकल फ्लास्क में, सिर्फ कॉनिकल फ्लास्क में समझना बेटा मेरी बात, इसने ले लिया इसमें 5% solution of sodium carbonate. क्या ले लिया? 5% सोडियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है और इसकी कितनी सोल्यूशन ले ली इसने? 5%. आप बोलोगे अरे भैया ये 5% सोल्यूशन क्या होता है? 5% सोल्यूशन का मतलब होता है 5 grams ऑफ sodium carbonate in 100 ml of water. 5 ग्राम्स यानी 5 ग्राम. 5 ग्राम किसका? सोडियम कार्बोनेट का. किस में डाल रहे हो? 100 ml ऑफ वाटर में डाल रहे हो. और जब किसी चीज को हम डालते हैं वाटर में, वहां पर क्या बन जाती है? सोल्यूशन बनती है. इसलिए मैंने बोला ये जो सोल्यूशन है ये 5% सोल्यूशन ही ले ली इसने. तो 5% सोल्यूशन किसकी ले ली? सोडियम कार्बोनेट की. अगर मैं यहां पर लिखता 6% तो यहां पर होता फिर 6 grams ऑफ द सोडियम कार्बोनेट 100 ml ऑफ द वाटर. तब क्या समस्या है? वहां की समझिए वहां. शाबाश. तो टेस्ट ट्यूब, तो इस कॉनिकल फ्लास्क में इसने अलग से ले लिया 5% सोल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, यानी 5 ग्राम. इसका मतलब क्या है? 5 grams ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इन द 100 ml ऑफ द 100 ml ऑफ द वाटर. जो ये टेस्ट ट्यूब था, इस टेस्ट ट्यूब में इसने क्या ले लिया? समझना बेटा मेरी बात. इसमें इसने ले लिया 5 ml. क्या ले लिया? 5 ml ऑफ कॉपर सल्फेट. सॉरी, 5% solution of copper sulfate. 5% solution of copper
सल्फेट। अगर आपको अब कोई बताएगा, जरा मुझे जिक्र मेरा जवाब दे दो, अगर आपको कोई बताएगा 5% सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होता है, अब क्या बताओगे इसको? 5 grams of solution of your copper sulfate in 100 ml. एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल। इसका मतलब है 5 grams ऑफ द कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ द वाटर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बट मुझे एक बात बोलो, जो बस एक बात मुझे यहाँ पर पता है बेटा, बता दो, जो टेस्ट ट्यूब का कंटेंट है, कंटेंट का मतलब जो इसमें है टेस्ट ट्यूब में, क्या वो मिक्सड है इसमें कॉनिकल फ्लास्क में? नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोला टेस्ट ट्यूब बंद है थ्रेड के साथ कॉर्क में। और अब जो ये सारा एपरेटस है ना, इसको लटकाया हुआ था मतलब वेट करने के लिए एक वेइंग स्केल के साथ। किसके साथ? एक वेइंग स्केल के साथ। जो एक वेइंग स्केल थी जिसके यहां पर कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं वेइंग स्केल। एक वेइंग स्केल के साथ। और इस पूरे अपैरेटस का किया गया मास, क्या दिखा गया? इसका वजन दिखा गया। और सपोज जब इसका वजन दिखा गया इस पूरे अपैरेटस का, आप मान लीजिए वो फॉर एग्जाम्पल निकला x ग्राम्स। क्या निकला? और आपको और समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता एक्यूरेटली उसको कितना निकला हुआ होगा, सपोज मैं बोल रहा हूं उसको निकला 70 ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा एग्जाम्पल, उसको निकला 70 ग्राम्स। 70 ग्राम्स किसका मास अब उसको निकला? इस पूरे अपैरेटस का मास कितना निकला? 70 ग्राम्स। और टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स नहीं हो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेकर, लेकिन टेस्ट ट्यूब के कंटेंट इसमें अंदर नहीं मिक्स हो गए, वो बंद है टेस्ट ट्यूब, वो बंद है टेस्ट ट्यूब, मतलब रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रही है। अब क्या हो गया? ये था केस नंबर 1 इसके इस सेटअप का, केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 में क्या इसने किया? केस नंबर 2 में इसने इस धागे को किया रिलीज, हाँ, एक सबसे काट दिया। अब जो ये टेस्ट ट्यूब इसको क्या हुआ होगा? ये गिरा हुआ होगा, यानी टेस्ट ट्यूब के में जो कंटेंट है वो किस में गया हुआ होगा? कॉनिकल फ्लास्क में। यानी कॉनिकल फ्लास्क के कंटेंट्स और टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। यानी वहां पर एक रिएक्शन अब हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी? इसको एक तो इसने ले लिया था सोडियम कार्बोनेट, और इसको प्लस मिक्स क्या हो गया इस पे? कॉपर सल्फेट। और जब वहां पर रिएक्शन हो गई तो सोडियम ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया। वहां पर क्या मिला? सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां पर दो चीजें हैं। जो मैंने एक केमिकल रिएक्शन यहां पर लिख ली, मैंने सिर्फ एक वर्ड इक्वेशन लिख ली यहां पर। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा 10th क्लास में क्या होती है वर्ड इक्वेशन और क्या होती है स्केलेटल इक्वेशन। जो मैंने यहां पर इक्वेशन लिख ली ना यहां पर, इट इज ओनली जो ये रिएक्शन मैंने लिख ली यहां पर, ये एक मैंने वर्ड इक्वेशन लिख ली। आप बोलोगे आपने सर सिंबॉलिक फॉर्म में क्यों नहीं लिख लिया? मैं वो सिंबॉलिक फॉर्म्स भी आपको दिखाऊंगा जब मैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द वैलेंसी आपको समझाऊंगा, जो हमको 3-4 लेक्चर्स के बाद देखना है। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि इनके सिंबल्स कैसे क्या है। एक बात वो, दूसरी बात ये चीज है कि जब सोडियम कार्बोनेट मिक्स हो गया कॉपर सल्फेट के साथ, क्योंकि अब हो गया ना धागा जब खोला तो इसके कंटेंट्स के अंदर चले गए, और वहां पर क्या मिला? सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बेटा, अब इस अपैरेटस का वेट और किया गया, मास और देखा गया। समझ मेरी बात? इससे पहले जब मास देखा गया इसका तो तब तो 70, और तब टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स इसमें नहीं गए हुए थे। अब केस नंबर 2 है, अब धागे को काटा, इसका कंटेंट सारा चला गया इसमें। अब और एक बार इसको कर दिया गया वेट, इसका मास देखा गया, और इसका मास पता है कितना निकला? इसका मास और निकल गया x ग्राम जी, x ग्राम फॉर एग्जाम्पल वो निकल गया और 70 ग्राम जी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा रिएक्शन से पहले जब सारा कंटेंट टेस्ट ट्यूब में था और जब सारा चीज कॉनिकल फ्लास्क में ही था, तब भी 70 ग्राम। मैं नहीं बोल रहा हूं उसको निकला हुआ होगा 70, हम लेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिया हुआ था x, हम सपोज कर रहे हैं।
और रिएक्शन के बाद मतलब जब मैंने धागे को काटा, टेस्ट गिरा हुआ होगा और इसके कंटेंट सारे चले गए किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, और जब रिएक्शन हो गई वहां पर प्रोडक्ट्स निकले सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर कार्बोनेट। जब उसके बाद और इसको वेह किया गया तो उसके बाद देखा गया इसका मास और वही x ग्राम यानी 70 ग्राम। इस चीज ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास होल्ड कर रहा है कि रिएक्शन से पहले भी मास उतना ही था जितना रिएक्शन के बाद था, एक पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बेटा यहां पर हमको उतना टाइम तो नहीं है यहां पर वीडियो लेक्चर में कि अब इस चीज को भी मैं सारा इंग्लिश में लिखवाऊंगा यहां पर। वो आपको अपना एक जहन होना चाहिए कि अगर बेटा सिमिलरली ये बात आपको है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को फुल अच्छी तरीके से समझा, उसके बाद अगर आप किताब कंसल्ट करोगे भी नहीं, इस सारे चीज को समझने के बाद अपने अल्फाजों में लिख लोगे और एक नोट प्रिपेयर कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट द फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस बेटा। तो मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्या कर दिया, क्लियर कर दिया पहले। सो बेटा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। तो बेटा आपने ये चीजें कॉपी कर दी बेटा? हाँ शाबाश। तो इस चीज ने आप क्या डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा, और अगर आपको अभी कुछ पेंडिंग भी होगा वो मैं आपको इसके बाद लेक्चर के बाद भी वो काम देख सकते, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज था पहला लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, जो दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, और बोला कि जो मास है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले भी जितना मास एक apparatus का है उतना ही केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जो मास है, एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी प्रोडक्ट्स का मास भी क्या होगा उतना ही। और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सारा बोल दिया जितना मैंने बेटा आपको यहां पर बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑर्डर डिफरेंट प्रपोर्शन। समझो बेटा अच्छी तरीके से। अब जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रपोर्शन, ये लॉ क्या बता देता है, समझना बेटा इस बात को। बेटा जो हमारा अब लॉ है, इट इज द लॉ ऑफ द कांस्टेंट और द लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रपोर्शन। सबसे पहला चीज, जैसे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बता दिया कि वो लॉ किसने प्रपोज किया, तो आपने बोला एंटोनी लेवोजियर ने। अगर वो कोई अब बता देगा लॉ ऑफ द कांस्टेंट और द डिफरेंट प्रपोर्शन, ये लॉ किसने दिया है, तो मैं लिख लूंगा यहां पर दिस लॉ was proposed by Joseph Proust। किसने दिया था ये लॉ? आधे इसको पढ़ते हैं प्रूस्ट भी, कोई ये नाउन है कोई मसला नहीं है, जैसे आप इसको बोलोगे वैसे, प्रोस्ट बोलो या प्रूस्ट बोलो कोई मसला नहीं है। तो जो ये लॉ था इट वाज प्रपोज्ड बाय द जोसेफ प्रूस्ट ने बेटा हमको ये लॉ दिया हुआ था। ठीक है बेटा। अब पहले मैं लिखूंगा यहां पर लॉ की स्टेटमेंट, क्या लिखूंगा, लॉ की, और उसके बाद उस चीज को यहां से समझाऊंगा इसने क्या बोला। जो लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन है बेटा जी, ये हमको बोलता है कि यह जो इस लॉ की स्टेटमेंट जो है बेटा, किसकी, इस लॉ की स्टेटमेंट वो ये चीज है कि the element is always दरवाजा से पहले आप सॉरी बेटा टू डिस्टर्ब, ये
दरवाज़ा खुला ही रखना, रखो 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 रखो, खुला ही, वो खुद ही चलेगा। 1 मिनट का वेट करते हैं। हाँ, एक पॉज नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट का वेट करते हैं। हाँ, दरवाज़ा ऐसा। सो अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये इस लॉ की स्टेटमेंट है, द एलिमेंट्स always combine, the elements always combine in a fixed proportion, जिसको हम बोलते हैं रेशो भी। The elements always combine in the fixed proportion ratio, द एलिमेंट्स जो है वो ऑलवेज कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन अ फिक्स्ड रेशो, लेकिन यहां पर लिखो गया बाय मास इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज और द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। बेटा आपने इस चीज की स्टेटमेंट लिख ली। आई होप कि बेटा आपने भी इस चीज की स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी। बेटा स्टेटमेंट क्या है मैं और एक बार बेटा बताऊंगा। सबसे पहले ये लॉ दिया था हमको जोसेफ प्रूस्ट ने, फिर ये अब आगे आप समझो बेटा लॉ क्या बता रहा है। ये लॉ हमको बताता है एक कंपाउंड में जो एलिमेंट जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जो ये एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, यानी एक फिक्स्ड रेशो में ये कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक फिक्स्ड रेशो। लेकिन किस चीज का रेशो? फिक्स्ड रेशो बाय मास, जो उनका मास होता है। किसके रेशो में? मास के रेशो में। समझाऊंगा ना भी आपको, कोई टेंशन, वजन के हिसाब से मैं समझाऊंगा ना ये सारा, बाय मास इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है कि वो एलिमेंट्स मतलब वो जो हमारा कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड तो बना हुआ होगा ना एलिमेंट्स का, अब यानी वो कंपाउंड कहां से आया हुआ होगा, मैं भी समझाऊंगा सारा। और द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी वो कंपाउंड आपने कैसे बना लिया, मैं समझाऊंगा बेटा क्या बता रहा है। अब समझो, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की। पहले समझना, हर एक चीज समझना बेटा, मैं कैसे समझाऊंगा ये। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं वाटर की। किसकी एग्जाम्पल? वाटर की। वाटर जो हमारे पास है, इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2O। यही है आकिफ, यहां तक कोई डाउट है? कोई इस चीज को मैं समझा रहा हूं यहां पर। वाटर हमारे पास है, वाटर की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज द H2O। अब मुझे एक बात बताओ, अब पहले इस चीज का मतलब समझो। मैंने यहां पर जो लिखा ना, यहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ये पानी हजारों तरीकों से हमारे पास आता है। क्या कहां से आता है? रेन से भी हमको मिलता है वाटर ही, वो भी वाटर ही होता है। बेटा सी से भी हमको मिलता है, वो भी वाटर ही होता है। बेटा ग्लेशियर से आपको मिलता है पानी, वो भी वाटर ही होता है। टैप से जो आपको पानी मिलता है बेटा, वो भी। ऐसे ही वाटर के करोड़ों किस्में जहां से पानी आता है। तो वाटर कहीं से भी आ जाए, इसका जो लास्ट का इसमें लिखा मैंने इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज और मेथड, या कहां से प्रिपेयर कर लो, वाटर के बेशुमार तरीके हो सकते हैं कि वाटर आपके पास मिला कैसे। आप क्या समझ, आप समझो। द एलिमेंट इज ऑलवेज कंबाइन। अब जो ये वाटर क्या है, खुद एक वाटर कंपाउंड है ना, ये डिफरेंट एटम्स का बना हुआ होता है ना। वाटर बजाते खुद एक कंपाउंड है। अब ये किन एलिमेंट्स का बना हुआ है? एक तो वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन एलिमेंट का, और ये बना हुआ है ऑक्सीजन एलिमेंट का। हमारा वाटर किस चीज का बना हुआ है? एक तो हाइड्रोजन का बना हुआ है और ये हमको ऑक्सीजन का बना हुआ है। यानी अब जो एलिमेंट्स, यानी जिस एलिमेंट्स का ये वाटर बना हुआ है, ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, यानी रेशियो बाय मास। इसका मतलब क्या है? समझो बेटा इसका मतलब क्या है।
जो हाइड्रोजन हमको वाटर में है वो कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है? 2 H2 है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है। जो मैंने यहां पर बोला ना, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन रेशियो बाय मास। मास का मतलब क्या है यहां पर, समझो बेटा। आपने ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक मास नहीं पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब समझाने के लिए हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 एटॉमिक यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक यूनिट। जो यूनिफाइड मास जो इसका होता है वो होता है 1। क्या होता है इसका मास? 1। या आप ऐसे समझो 1 ग्राम हाइड्रोजन। बट अब है ना यहाँ पर ये 2 एटम्स, तो 2 का होगा 2 इंटू 1, वो तो हो गया ना 2U। तो हाइड्रोजन का जो मास है वाटर में वो कितना है? 2U। हम कर रहे हैं ना एक मॉलिक्यूलर वाटर की बात, कितना है? 2U। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन की बात कर लोगे, ये तो था H2 का, अगर आप ऑक्सीजन की बात कर लोगे, ऑक्सीजन को जो मास होता है वो होता है 16। कितना होता है ये मैं समझाऊंगा, ये कैसे निकालते हैं ये मैं 2 लेक्चर्स के बाद बताऊंगा। तो उसका जो मास होता है वो होता है 16U। क्या होता है? अब और एक बार आ जाओ डेफिनेशन इस पर, स्टेटमेंट पर। द एलिमेंट इज ऑलवेज कंबाइंड इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन। अब मुझे इस दोनों का प्रपोर्शन यानी रेशो, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, मैंने आपको प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। हाँ, प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशो, डिवाइड। यानी अब हम क्या कर लेंगे, हम लेंगे 2U डिवाइड बाई 16U है। U एंड U क्या हो जाएगा पहला ही, तो प्रपोर्शन निकलेगा 1:8। यानी इसको आप दूसरे अल्फाजों में कह सकते हो 1:8। इसको आप दूसरे अल्फाजों में क्या कह सकते हो? 1:8। द एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन द फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। तो ये इनका बेसिकली जो प्रपोर्शन है किसका मैंने निकाला? मास का। क्योंकि निकाला ना मैंने हाइड्रोजन का जो मास है वो है 2U, यहां पर ऑक्सीजन का मास है 16U। इसका प्रपोर्शन निकालने के बाद इसका जो आंसर निकला वो निकला बेटा 1:8। अब ये 1:8 क्या दर्शाता है? 1:8 दर्शाता है अगर पानी रेन वाटर का हो, सी वाटर का हो, ग्लेशियर का हो, टैप का हो, कहीं का भी हो, उसमें सिर्फ 1:8 प्रपोर्शन होगा। द 1:8 प्रपोर्शन होगा बाय मास। किस किस चीज का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये बोलता है द लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंट प्रपोर्शन। यानी कांस्टेंट आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस पानी को देख लोगे, पानी में जो प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा ना बाय मास, वो 1:8 होगा। आपको बेटा बात समझ, जरा मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया? लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन से क्या मतलब? अगर हम पानी का हिस्से दिलाएंगे, हाँ। तो जो ये है वजन होगा, हाँ। रेशो होगा, वो 1 किस किस का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास वो हमेशा होगा 1:8। अगर आप कहीं से भी ये पानी, यही बोलते हैं द लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन। अब आपका एक सवाल होगा, सर क्या मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही सिर्फ ये नहीं, दुनिया की हजारों एग्जांपल्स है जहां पर मैं ये लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रपोर्शन और बोल सकता हूं। ये वाटर का आया समझ? वाटर में कोई डाउट तो नहीं रहा बेटा? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसके बाद में और एग्जांपल दिखाऊंगा इसी लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन पर। जल्दी 38 हो गया। हाँ, समझो बेटा दूसरी एग्जांपल। सपोज मैं लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कितने चीजों का बना हुआ है? 2 चीजों का, एक कार्बन का और ऑक्सीजन का। कार्बन का जो मास होता है वो होता है बेटा 12U। क्या होता है? ऑक्सीजन का मास वो तो हो गया 18 इंटू 2 कितना हो गया? 16। सॉरी वो हो गया 16 इंटू 2 32। तो जब मैं अब इसका प्रपोर्शन देखूं, हम मास का ही देख रहे हैं ना, वो हो गया 12U डिवाइड बाई 32U। U एंड U कैंसल्स, ठीक है बेटा? ये हो गया 2 6 2 1 2 6 2 3 2 8। तो ये निकला 3/8। 3/8 यानी 3:8। दुनिया में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा, जो प्रपोर्शन होगा बाय मास, वो पूरी दुनिया में 3:8 ही मिलेगा। पूरा सिर्फ 3:8 कांस्टेंट है ये नंबर 3:8। यही बता देता था लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन, जो हमको किसने दिया हुआ था? जो हमको दिया हुआ था जोसेफ प्रूस्ट ने, कि द एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन और रेशियो बाय मास इररिस्पेक्ट ऑफ देयर सोर्सेज। कि वो मिले कहां से है और द मेथड ऑफ द प्रपोर्शन, इनका प्रपोर्शन क्या है। ठीक है बेटा? कोई इसमें डाउट है? तो
दिस इज़ द एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। जो अगला लेक्चर होगा उसमें एक नए कॉन्सेप्ट से आए हुए होंगे हम, और इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम।